उत्तर प्रदेश में लाल टोपी को लेकर घमासान अब तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का बिना नाम लिए कहा कि अच्छा बुरा कोई रंग नहीं बल्कि नजरिया होता है। और अखिलेश यादव का ये पलटवार सीएम योगी के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि लाल टोपी वालों के कारनामे काले हैं। दरअसल एक दिन पहले कानपुर में मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या से लेकर के कन्नौज तक की घटना का जिक्र करते हुए लाल टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सीएम योगी के इसी बयान के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जोरदार पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि रंगों का मन मानस मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। मेल मिलाप के अभाव वाले इस रंग से नफरत करते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है। खुद को शक्तिशाली मानने वाले इस रंग से नफरत करते हैं। शक्तिशाली सांड लाल रंग देखकर भड़कता है, जबकि नकारात्मकता और निराशा का रंग भी काला है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे और गौरैयागंज में पार्टी के नेता कल्याण सिंह दोहरे की माता के निधन पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की जिसमें राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव राज्य सरकार पर जमकर बरसे। इन्हें लाल रंग याद आ रहा है लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिलने का मुद्दा भी उठाया और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया। बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई कि हत्या की गई कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में मुस्लिम बीएलओ को हटाने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम बीएलओ को हटा करके गैर मुस्लिम बीएलओ को तैनात किया जा रहा है। मिर्जापुर मधवा विधानसभा में यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने हटाए गए मुस्लिम बीएलओ के नाम भी जारी किए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव से पहले धर्म के आधार पर बीएलओ का बदला जाना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव का बहिष्कार कर सकती है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम बीएलओ हटाने के आरोपों पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है और इसीलिए वो ऐसे बेतुके आरोप लगा रही है। कहीं भी कोई चुनाव होता है तो प्रशासनिक आधार पर प्रशासन उसका आकलन करता है और निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसका आकलन करके ट्रांसफर और पोस्टिंग करता है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हारने के डर से ये आरोप पहले से लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सभी सदस्यों को नए रूप से पार्टी से जोड़ने की तैयारियों में जुटी है। 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्य अभियान के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस अभियान की शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 2 सितंबर को शाम करीब 5 बजे जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो वहीं अगले दिन यानी 3 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सदस्यता लेकर प्रदेश में इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जनप्रतिनिधि बूथ स्तर तक पहुँचकर सदस्य अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए पार्टी के पदाधिकारियों को खास निर्देश दिए गए। पार्टी ने हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 हफ्ते के अंतराल के बाद शुरू होगा और 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को लेकर जारी प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अखाड़ा बन गया है।
और इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर उतरी और जमकर प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ताला लगाओ अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कोलकाता के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां से बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राज्य महिला आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान कुछ महिला कार्यकर्ता अपने हाथों में ताले भी लिए हुए नजर आए, लेकिन पहले से मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उन्हें आगे बढ़ने से रोका बल्कि कई महिला कार्यकर्ताओं को पकड़कर एक बस के जरिए अपने साथ भी ले गए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को कुछ बात बोले, हमको एकदम दबाव करना चाहता है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन राजधानी कोलकाता के कई इलाकों में यूं ही जारी रहा। कोलकाता के कई इलाकों से प्रदर्शन करती हुई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता राज्य महिला आयोग के दफ्तर के पास पहुंची, लेकिन वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दफ्तर के पास ही सड़क पर धरने पर बैठ गईं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी और सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो महिला कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। बताया गया कि इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं के साथ अग्निमित्रा पॉल समेत बीजेपी की कई महिला नेता भी शामिल हुई। महिला कमीशन को ताला लगाने के लिए जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे, वो उसका मुंह बंद करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो बंगाल के लिए मुंह बंद रहेगा और उत्तर प्रदेश के लिए, मणिपुर के लिए मुंह खुला रहेगा उन लोगों का। काफी समझाने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? इस बात की अटकलें इसलिए जोर पकड़ने लगी हैं क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दूसरी बार दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजधानी में अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई इसका तो फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन इस मुलाकात को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। राज्यपाल के गृह मंत्री से मुलाकात की खबरें आने के बाद एक बार फिर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दरअसल आरजीकर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस के बाद कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या समेत राज्य में कानून व्यवस्था पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहले भी चिंता जता चुके हैं। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना के बाद राज्य के हालात पर चर्चा की थी। बैठक में दिलीप घोष समेत बीजेपी के कई और नेता भी शामिल थे। इस दौरान सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल से पश्चिम बंगाल में जारी अराजकता की स्थिति को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया था। एक तरफ जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक हलचल तेज है, वहीं सीबीआई ने भी इसमें कार्रवाई तेज कर दी है और इस मामले में हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच इस मामले में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक जिस फॉरेंसिक टीम ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से सबूत जुटाए, उस टीम में डॉक्टर नहीं बल्कि साइंस की पढ़ाई कर रहे छात्र शामिल थे, जबकि आमतौर पर मेडिसिन विशेषज्ञ शव के आसपास से सबूत इकट्ठा करते हैं। और यही वजह रही कि सीबीआई के अधिकारियों ने उन 2 लोगों से भी पूछताछ की जिन्होंने शव बरामदगी के दिन नमूने एकत्र किए थे। दरअसल सीबीआई ने ये जानने की कोशिश की कि ये दोनों किस अधिकारी के आदेश पर वहां गए थे। सीबीआई ने स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से भी कुछ सवालों के जवाब मांगे। इतना ही नहीं, क्राइम सीन का जो वीडियो सामने आया, सीबीआई उसकी भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि उस वीडियो में 1 से अधिक फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स को देखा गया। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान एविडेंस टैंपरिंग और नष्ट करने के मामले में कोर्ट को सूचित किया जा सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं और यही वजह है कि सीबीआई के अधिकारी उनसे बार-बार पूछताछ में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 14वें दिन भी पूछताछ की। सीबीआई ने संदीप घोष से आज भी कई सवाल किए ताकि जल्द से जल्द सच्चाई को सामने लाया जा सके। इतना ही नहीं, सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से लगातार 13 दिन पूछताछ कर चुकी है और दावा है कि इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने संदीप घोष से 130 से ज्यादा सवाल पूछे। दरअसल ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से ही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में है। मृतक डॉक्टर के
परिवार वालों ने भी अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन नर्सिंग भर्ती घोटाले, परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर किया गया, जिसके लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। किसानों को एमएसपी, युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी के खिलाफ युवा कांग्रेस का संगठन है। महिलाओं की सम्मान निधि 3000 रुपए करने का वादा था, उस वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन है। सीएम आवास का घेराव करने से पहले भोपाल के रंगमहल चौराहे पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला और बैठक के बाद हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ गए। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस वाले भी मुस्तैद नजर आए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में आंसू गैस के कई गोले भीड़ के बीचों बीच गिरते दिखाई दिए, जिनके गिरने के बाद वहां खड़े प्रदर्शनकारी वहां से दूर चले गए। यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिवार का आरोप है कि फैजान नाम के एक आरोपी ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और बेटी के साथ दरिंदगी की। वहीं पीड़िता के पिता ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर बताया कि दूसरे समुदाय के फैजान नाम के युवक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों का आरोप है कि फैजान ने नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाया और जब लड़की बेहोश हो गई तो उसके साथ बेहोशी की हालत में रेप किया। अकेली थी। उसके बाद मतलब वो लड़का आया पीछे वाली गेट से, गेट खोला, सुंघाया मुंह पे, वो नशा कर दिया। पीड़ित परिवार वालों का ये भी आरोप है कि जब फैजान उनके घर में दीवार फांदकर घुसा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और दोस्त थे जो घर के बाहर पहरा दे रहे थे। इसमें जो फैजान नाम का शख्स है वो आपकी बच्ची को जानता है? पहले आता जाता था? कुछ नहीं, हमारा कोई मैटर ही नहीं। वो कबाड़ी है, वो मुसलमान है, हम हिंदू है, हमें उनसे कोई मैटर ही नहीं है। और चूंकि ये मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ था और इसीलिए ये घटना गाजियाबाद में जंगल की आग की तरह फैली। जैसे ही लोगों को नाबालिग हिंदू लड़की से रेप की जानकारी मिली, लोग भड़क गए और कुछ ही देर में आरोपी फैजान की कबाड़ की दुकान के पास भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी फैजान की कबाड़ की दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और दुकान के बाहर खड़े रिक्शे में आग लगा दी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने कबाड़ी फैजान की दुकान में तोड़फोड़ मचा रही भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई और आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी फैजान की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गुस्साए लोग आरोपी फैजान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हिंदूवादी संगठन के लोग फैजान के 3 साथियों को भी गिरफ्तार करने की मांग उठा रहे हैं। जुमे की नमाज पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है और अब आसाम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी, जिसके साथ करीब 87 साल पुरानी विधानसभा में जुम्मे की छुट्टी की प्रथा खत्म हो गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने इसकी जानकारी दी। ये नियम अगले सत्र से लागू किया जाएगा। हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को समाप्त किया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों का आभार। असम विधानसभा में आखिरी बार 2 घंटे का ये ब्रेक शुक्रवार को दिया गया, जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था। भारत में ब्रिटिश काल से ही असम विधानसभा में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक दिया जाता था। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 2 घंटे का ब्रेक होता था, जिसमें मुस्लिम विधायक हर शुक्रवार को नमाज अदा करते थे। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है और अब कोई ब्रेक नहीं होगा।
और अब से विधानसभा हर दिन सुबह 9:30 बजे अपना काम शुरू करेगी, जो ब्रेकलेस होगा। हम लोग का जो अभी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस में तो जहां मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर पालघर पहुंचे, जहां से महाराष्ट्र को कई सौगात दी। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना पर अफसोस जताया और माफी मांगी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विरोधी गाली देकर माफी तक नहीं मांगते। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे चंपाई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। और रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में चंपाई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि चंपाई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है, लेकिन चंपाई सोरेन काफी समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को भरोसा है कि वो झारखंड से हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश की खराब हालत को देखते हुए हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 महीने तक सैलरी न लेने का फैसला किया, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और कैबिनेट स्तर के सदस्य 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महंगाई भत्ता और ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं लेने का फैसला किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों से भी अपील की है कि वो बुरे दौर में राज्य का साथ दें और कुछ महीने की सैलरी न लें। हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं पहले पूरे हालात का पता लगाऊंगा, उसके बाद सैलरी लेने और न लेने पर फैसला लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीजों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। प्रयागराज के मदरसे में नकली नोट छापने के गैंग के पर्दाफाश के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और खबर यह है कि आवामी चंदे के नाम पर मदरसे को विदेश से फंडिंग की जाती थी। और जांच एजेंसियों को मदरसे से जो सबूत मिले उसके मुताबिक मदरसे को सऊदी अरब, दुबई, तुर्की समेत कई खाड़ी देशों से फंडिंग किए जाने की जानकारी मिली है। अब मदरसा जामिया हबीबिया को चला रहे सभी मेंबर्स की जांच होगी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी या फिर उसका मकसद देश में आतंकवाद और किसी तरह की अशांति फैलाने का था। इस बारे में गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू हो गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बांग्लादेश कनेक्शन की जांच भी की जा रही है, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपियों के तार बांग्लादेशी तस्करों से भी जुड़े हो सकते हैं। वहीं मदरसा जामिया हबीबिया का विदेशी कनेक्शन सामने आने के बाद कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका पता लगाना देश हित में बेहद जरूरी हो गया है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर खाड़ी देशों से मदरसों को फंडिंग कौन और क्यों कर रहा था? क्या देश के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी या फिर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोई प्लानिंग चल रही थी?
सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बाजार में नकली नोट खपाए जा रहे थे। जी न्यूज़।